Start with the good name of Allah, who is the most merciful and beneficent. Welcome back to dears. Assalamu alaikum and namaste. जैसा कि आप लोग जानते हैं, इससे लास्ट वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड, यानी कि कुछ उसने गलतियां की थी। नील बोहर एटॉमिक मॉडल ने आकर उसकी गलती सुधारी थी। यानी कि उसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन लगातार अपनी एनर्जी ज़ाया करता है और एनर्जी ज़ाया करते करते फॉल इनटू द न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में आकर गिर जाता है। तो ये आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो अब हम रदरफोर्ड ने जो वीकनेस की थी, उसकी वीकनेस को सुधारने के लिए नील बोहर ने एक मॉडल पेश किया था। तो इसमें हम यही सीखेंगे कि स्टूडेंट्स विल नो अबाउट नील बोहर एटॉमिक मॉडल एंड आल्सो स्टूडेंट विल नो अबाउट एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले नील बोहर के बारे में बताता हुआ चलूँ कि नील बोहर ने अपना एक मॉडल पेश किया। तो नील बोहर भी साइंटिस्ट है और इसका भी एक टीचर था, यानी कि मैक्स प्लांक्स। मैक्स प्लांक्स ने एक थ्योरी पेश की थी, यानी कि क्वांटासाइजेशन ऑफ एनर्जी। क्वांटासाइजेशन, द वर्ड क्वांटा मीन्स बंडल, यानी कि पैकेट्स, बंडल्स आल्सो कॉल्ड पैकेट्स, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। मैक्स प्लांक्स ने कहा था कि एनर्जी कभी भी लगातार ज़ाया नहीं होती, वो हमेशा पैकेट्स की सूरत में रिलीज़ होती है। यानी कि सम टाइम के लिए एनर्जी रिलीज़ होगी, फिर ठहर जाएगा इलेक्ट्रॉन, फिर थोड़ी देर के बाद सम टाइम के लिए एनर्जी रिलीज़ करेगा। तो मैक्स प्लांक्स की थ्योरी को मद्देनज़र रखते हुए नील बोहर ने अपना मॉडल पेश किया। 1913 के अंदर नील बोहर ने अपना मॉडल दिया। उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन कभी भी लगातार अपनी एनर्जी ज़ाया नहीं करता और ना ही तो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी ज़ाया करते हुए कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाता, वो हमेशा एक लाइन स्पेक्ट्रम बनाता है। अब इसकी थ्योरी को मद्देनज़र रखते हुए हमारे पास इसके दो मेन पोस्टुलेट्स हैं। नील बोहर एटॉमिक मॉडल, नील बोहर एटॉमिक मॉडल को मद्देनज़र रखते हुए हमारे पास इसके दो अहम पोस्टुलेट्स हैं। इसने कहा कि प्लांक्स के आइडियाज़ को मद्देनज़र रखते हुए इसने कहा एनर्जी हमेशा क्वांटासाइज्ड होती है, यानी कि एनर्जी पैकेट्स की सूरत में रिलीज़ होती है। ही प्रपोज्ड दैट द इलेक्ट्रॉन इन एटम मूव ओनली इन सर्टेन अलोड एनर्जी लेवल्स, energy states. So an electron in an allowed energy state will not radiate energy continuously and therefore will not fall into the nucleus. पहला इसका assumptions यही है। इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन कभी भी लगातार अपनी एनर्जी ज़ाया नहीं करता और ना ही एनर्जी ज़ाया करते करते न्यूक्लियस के अंदर आकर गिरता है। अब पहले assumptions से रिलेटेड, यानी कि ये जो इसका पहला assumptions है, ये बात कही थी रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन लगातार अपनी एनर्जी ज़ाया करेगा और न्यूक्लियस के अंदर आकर गिर जाएगा, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। नील बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन कभी भी अपनी एनर्जी ज़ाया नहीं करता लगातार, वो ठहर ठहर कर पैकेट्स की सूरत में या बंडल की सूरत में अपनी एनर्जी को रिलीज़ करता है। इसने कहा सेकंड एजम्पशंस को मद्देनज़र रखते हुए, डेट द एटम रेडिएट्स एनर्जी एज अ लाइट ओनली। इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है या कोई भी एटम है अपनी एनर्जी लगातार रिलीज़ नहीं करता, वो हमेशा लाइट की सूरत में एनर्जी को रिलीज़ करता है। व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, जब भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है, द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी रेडिएट इज़ इन डिस्क्रिएट क्वांटिटी कॉल्ड क्वांटा। यानी कि वो एक डिस्क्रिएट क्वांटिटी का मतलब ये है कि वो लगातार ना करे, यानी कि ठहर ठहर कर समटाइम्स के लिए अपनी एनर्जी रिलीज़ करेगा, फिर ठहर जाएगा, फिर समटाइम्स के लिए अपनी एनर्जी को रिलीज़ करेगा और इस तरीके से वो क्वांटा की सूरत में अपनी एनर्जी को रिलीज़ करता रहता है। यानी कि क्वांटम ऑफ एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। अब वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है फ्रीक्वेंसी, यानी कि द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड, सेकेंड्स के हिसाब से कितनी वाइब्रेशन हो रही है, कितनी एनर्जी आप लोगों की रिलीज़ हो रही है।
अब इस बात को मद्देनज़र रखते हुए इसने यही कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है अपनी एनर्जी हमेशा क्वांटा की सूरत में करता है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन 5th शेल के अंदर है, अगर वहाँ से वो अपनी एनर्जी को रेडिएट करेगा तो वो 4th शेल में आ जाएगा। 4th शेल में आने के बाद यानी कि हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल आ गया है। अब यहाँ पर भी अगर इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी ज़ाया करेगा तो 4th एनर्जी लेवल से 3rd एनर्जी लेवल में आ जाएगा, यानी हायर एनर्जी लेवल टू जंप्स इनटू द लोअर एनर्जी लेवल। अगर यही प्रोसेस चलता रहता है उसी शेल के अंदर, यानी कि जिस शेल से इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी रेडिएट करेगा हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल जाएगा, उसी एनर्जी लेवल के अंदर वही एनर्जी सेम एनर्जी दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा इन द फॉर्म ऑफ लाइट, लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल चला जाएगा। अब रदरफोर्ड ने जो वीकनेस की, यानी कि अपने मॉडल के मुताबिक, एटॉमिक मॉडल के मुताबिक उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लगातार ज़ाया करता है और फॉल इनटू द न्यूक्लियस में आकर गिर जाता है। अगर नील बोर ने यही कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी ज़ाया करेगा तो वो न्यूक्लियस में गिरेगा, न्यूक्लियस पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, दोनों में अनलाइक चार्जेस, प्रोटॉन हैविंग पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन हैविंग नेगेटिव चार्ज, बोथ आर अट्रैक्शन। दोनों के अंदर क्या होगी, अट्रैक्शन पैदा होगी, जिसकी वजह से न्यूक्लियस पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। न्यूक्लियस डिस्टर्ब होगा तो वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, अगर वो तबाह होगा तो जाहिर सी बात है एटम तबाह हो जाएगा। अब इसी बात को इसने प्रूव किया कि इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लगातार ज़ाया नहीं करता। इससे रिलेटेड इसने एक इक्वेशन भी दी, यानी कि डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1 इज इक्वल टू एच म्यू। डेल्टा ई शोज द डिफरेंस ऑफ एनर्जी, यानी E1 इनिशियल एनर्जी एंड E2 इज़ द फाइनल एनर्जी। फाइनल एनर्जी में से आप इनिशियल एनर्जी को माइनस करेंगे तो आपको ओवरऑल एनर्जी मिल जाएगी। एच म्यू, एच बिलोंग्स टू प्लैंक्स कांस्टेंट एंड म्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। द वर्ड रेडिएशन यानी कि EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, लाइट, जो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लाइट की सूरत में गेन करता है और लाइट की सूरत में ही रिलीज़ करता है। तो नील बोर एटॉमिक मॉडल के मुताबिक यही बात सामने आई कि इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लगातार कभी भी ज़ाया नहीं करता। अब इसकी बात को मद्देनज़र रखते हुए, यानी कि नील बोर की बात को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों को ये पता चला कि रदरफोर्ड की जो बात थी वो बिल्कुल ही गलत थी। यानी कि ये टॉपिक हमारा पूरा हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है एटॉमिक नंबर, द वर्ड एटॉमिक नंबर। एक और टर्म हमारे पास होता है एटॉमिक मास, यानी कि नेक्स्ट जो टर्म है एटॉमिक मास। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होते हैं वो उसका एटॉमिक नंबर होता है। कोई भी आप एटम उठा लें, फॉर एग्जांपल कोई भी एक एलिमेंट लें, आपने लिया कार्बन हैविंग 6 एटॉमिक नंबर एंड 12 एटॉमिक मास। अब आपको कैसे पता चला कि इसका एटॉमिक नंबर 6 है और इसका एटॉमिक मास 12 है? यानी कि उसके अंदर जितने प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे वो उसका एटॉमिक नंबर होगा। यानी कार्बन का 6 एटॉमिक नंबर है तो उसमें प्रोटॉन कितने हैं? 6 हैं। तो द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल Z। अब इससे रिलेटेड मैंने अभी आपको बताया था कि एटॉमिक मास द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अब आपको पता चला कि भाई एटॉमिक नंबर जितने प्रोटॉन होते हैं वो उसका एटॉमिक नंबर होता है। अगर आप प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को दोनों को सम करेंगे तो वो उसका एटॉमिक मास बनता है। एटॉमिक मास इज डिनोटेड बाय कैपिटल A। आप एटॉमिक मास को प्रूव करने के लिए आप क्या करते हैं, यानी कि आपके पास एक तो एटॉमिक नंबर हो और दूसरा प्लस में न्यूट्रॉन हो। कैपिटल Z स्टैंड फॉर एटॉमिक नंबर एंड प्लस कैपिटल N यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आप स्मॉल n से भी शो कर सकते हैं, मगर यहाँ फार्मूले के तहत कैपिटल N लिखा गया है। यानी कि एटॉमिक मास को प्रूव करने के लिए आप कोई भी एटम उठाएं, उसका एटॉमिक नंबर लें और उसके न्यूट्रॉन लें, दोनों को सम करेंगे तो आप लोगों को एटॉमिक मास मिल जाता है। अब एक और टर्म यहाँ पर यूज़ हो रहा है कि न्यूट्रॉन। भाई आपने एक एटम लिया, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कार्बन लिया, कार्बन के अंदर 6 एटॉमिक नंबर और 12 एटॉमिक मास। 6 यानी कि उसके प्रोटॉन, अगर आप क्या करते हैं, आप जितने प्रोटॉन है, एटम अगर न्यूट्रल हो तो उसमें प्रोटॉन की और इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या होती है? सेम होती है। अगर इसमें प्रोटॉन 6 हैं तो जाहिर सी बात है इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 6 होंगे। अब प्रोटॉन
और इलेक्ट्रॉन का आपको पता चल गया है, तो आप क्या कहते हैं कि न्यूट्रॉन फाइंड करने के लिए एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस करें। इसका एटॉमिक मास कितना है 12, इसमें 6 को माइनस करेंगे तो आपको पता चल गया 6 इसमें न्यूट्रॉन होते हैं। यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, अगर आप किसी भी एटम के अंदर न्यूट्रॉन को फाइंड करना चाहते हैं तो आप उसके एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे। इसका एटॉमिक मास 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6। यानी कि आप कोई भी एक एलिमेंट उठाएं, उसके अंदर आपको पता है कि 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आप इलेक्ट्रॉन भी फाइंड कर सकते हैं, आप प्रोटॉन भी फाइंड कर सकते हैं, आप न्यूट्रॉन भी फाइंड कर सकते हैं। प्रोटॉन फाइंड करने के लिए आप सिंपल उसका एटॉमिक नंबर जो होगा वो आप सिंपल लिख देंगे कि वो इसका प्रोटॉन होता है। अगर एटम हमारे पास न्यूट्रल है तो प्रोटॉन की और इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम होगी। हाँ, इलेक्ट्रॉन तब्दील उस सूरत में होते हैं अगर हमारे पास एटम या तो कैटाइनिक फॉर्म में हो या फिर एनाइनिक फॉर्म में हो। अगर कैटाइनिक फॉर्म में है, कैटाइन होते हैं पॉजिटिव चार्ज एटम और एनाइन होते हैं नेगेटिव चार्ज एटम। पॉजिटिव चार्ज उन पर आते हैं जो इलेक्ट्रॉन लॉस यानी कि इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखते हो या इलेक्ट्रॉन लॉस कर चुके हों। अब कोई भी एक एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल आप सोडियम मेटल उठाते हैं, सोडियम बिलोंग्स टू फर्स्ट ग्रुप एंड इट्स वैलेंस शेल कंटेन्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। टोटल सोडियम के पास 3 शेल हैं, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 1। तो ये क्या करेगा, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसे कोई 7 इलेक्ट्रॉन देगा तो नहीं, मगर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। जब ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इस पर पॉजिटिव 1 चार्ज आएगी। अब पॉजिटिव 1 चार्ज आएगी तो पॉजिटिव चार्ज आने से या नेगेटिव चार्ज आने से कभी भी एलिमेंट या एटम के एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास पर फ़र्क नहीं पड़ता, जस्ट इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस होता है। अगर अब देखो उसका वही सेम एटॉमिक नंबर 11 है और एटॉमिक मास उसका 23 है, अब उसमें प्रोटॉन 11 है। अगर न्यूट्रॉन, अगर हम उसे देखें कि वो न्यूट्रल था तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे, मगर इस सूरत में जब उसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया है, पॉजिटिव चार्ज आ गई, तो अब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होने कितने चाहिए 11, मगर 1 पॉजिटिव चार्ज आ गई तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10। यानी कि पॉजिटिव चार्ज आने से इलेक्ट्रॉन कम होते हैं और नेगेटिव चार्ज आने से इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। अगर एटम न्यूट्रल है तो आप एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन ये भी बना सकते हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूट्रल एटम। अगर कोई न्यूट्रल एटम है उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी अगर आप चुनेंगे तो तब भी वो उसका एटॉमिक नंबर को बयान करता है। तो अब आप लोग इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई भी आपने एटम लिया उसके आप लोगों को इलेक्ट्रॉन भी पता चल जाएंगे, प्रोटॉन भी और आल्सो न्यूट्रॉन भी। यानी कि प्रोटॉन एटॉमिक नंबर को लिखें, अगर एटम न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद सेम होगी। अगर एटम कैटाइनिक है तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। पॉजिटिव 1 चार्ज है तो 1 इलेक्ट्रॉन कम लिखें, पॉजिटिव 2 चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन कम लिखें, पॉजिटिव 3 चार्ज है तो 3 इलेक्ट्रॉन कम लिखना है। इसी तरीके से अगर एनायनिक फॉर्म में है, नेगेटिव 1 चार्ज है तो 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, नेगेटिव 2 चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें। अगर आपके पास नेगेटिव 3 चार्ज है तो आपने 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें। और न्यूट्रॉन फाइंड करने का तो फार्मूला ये है कि आप एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे। अब उसका एटॉमिक मास कितना है 23 में से 11 को माइनस करेंगे तो 12 आप लोगों के पास न्यूट्रॉन बचते हैं। यानी कि अब आप लोगों को पता चल गया कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, प्रोटॉन कितने होते हैं और न्यूट्रॉन कितने होते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई अगर एक फार्मूला आपको मिल जाता है जैसे कि A इज इक्वल टू स्मॉल ब्रैकेट Z प्लस N फिर दोबारा ब्रैकेट, यानी कि इस फार्मूले से अब आप लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि A किस बात को शो करता है, A शो करता है एटॉमिक मास को, Z किस बात को शो करता है एटॉमिक नंबर को, और N किस को शो करता है न्यूट्रॉन को। अगर अब यही सेम फार्मूला नीचे लिखा हुआ है इससे रिलेटेड, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन A माइनस Z, A बिलोंग्स टू एटॉमिक मास एंड Z बिलोंग्स टू एटॉमिक नंबर। So thanks to all of you.